दर्शकों, जनसंपर्क सोशल मीडिया के खास कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी युवा नीति लेकर आ रही है। नीति को सरकार नहीं, खुद युवा ही बना रहे हैं, जिसके लिए युवाओं से सुझाव मांगे गए हैं। युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। हम आपको उनसे परिचय करा दें। श्री शुभम चौहान जी हैं, वो नेशनल यूथ अवार्डी हैं। साथ ही हिमांशु गुप्ता हैं, वो भी नेशनल यूथ अवार्डी हैं। और साथ ही हमारे साथ है साक्षी भारद्वाज जी, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आप सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है जनसंपर्क के कार्यक्रम विशेष वार्ता में। धन्यवाद श्रीकांत जी। तो शुरुआत हम इस कार्यक्रम की शुभम जी आप ही से करेंगे, क्योंकि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अब अपनी युवा नीति होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अभिनव पहल है कि प्रदेश के युवा ही इसे बनाएंगे। तो इस अभिनव विचार को आप किस तरह से देखते हैं? शुभम जी। धन्यवाद श्रीकांत जी। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि एक लंबे अंतराल के बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश की नई युवा नीति बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि इसलिए आवश्यक है कि जब पूरे देश में हम ये बात करते हैं कि भारत युवाओं का देश है और मध्य प्रदेश में भी बहुतायत जो आबादी है वो युवाओं की आबादी है, तो किसी भी राज्य की पहचान, किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ के नागरिक होते हैं और वही नागरिक जो आने वाले भविष्य को तय करते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के हम युवाओं की बात करें, आपने अभी देखा होगा लगभग 18 साल से जो अभी नए मतदाता भी हमारे यहाँ जुड़े हैं, तो 18 साल से भी जो अधिक आयु वर्ग के युवा हैं वो भी लगभग 30 लाख से ज्यादा हैं। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 15 से 29 साल तक का जो युवा है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश की शायद आबादी होगी। तो इतनी बड़ी आबादी, जिसके लिए आवश्यकता ये है कि हम उसके शिक्षा के लिए काम करें, उसकी कला की, उसकी संस्कृति की, उसके रोजगार के अवसर की हम बात करें, तो इन्हीं सभी विचारों को लेकर मध्य प्रदेश की नई युवा नीति जो तैयार की जा रही है। और उसमें विशेष बात यह है कि उसमें बहुतायत सभी वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय युवा नीति 2022 में जो लागू की, तो उस समय भी बड़े स्तर पर सुझाव लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जहाँ पर युवाओं की नीति युवाओं के द्वारा बनाई जा रही है और जिसके माध्यम से हम बहुत सारे नए-नए अवसर सृजित कर पाएँगे और जो पहले से चल रहा है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, इन सब क्षेत्रों में वो काम होगा। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि लगभग 6 महीने में युवा नीति तैयार हो रही है और लगभग 12 जनवरी, आने वाली 12 जनवरी, 13 जनवरी को जो कार्यक्रम होगा, उसमें मध्य प्रदेश की नई युवा नीति लागू होगी। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की 123वीं जयंती पर ये उद्घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई युवा नीति लेकर आएँगे और उसके अंतिम प्रारूप में हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि हम भी युवा होने के नाते अपने कुछ सुझाव अपनी प्रदेश की नीति में दे पा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के युवा आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो ये युवा नीति कितनी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से? महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अभी हम जो एक डिस्कनेक्ट देखते हैं, एक डिस्कनेक्ट है कि युवा आज के समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवा खुद भी नहीं जानता कि हर आने वाले 1-2 सालों में टेक्नोलॉजी के ट्रेंड बदल जाते हैं। रोजगार के ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से विगत 10-15 वर्षों में बहुत तेजी से बदले हैं। जी। आज का युवा ही कल का सशक्त नागरिक बनने वाला है। यदि उस दिशा में हम विचार करें तो युवाओं के पर्सपेक्टिव को लेना, युवाओं के चैलेंजेस को समझना और उस चैलेंजेस के हिसाब से शासन की नीतियां बनाना ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे सराहनीय पहल ये है कि युवाओं की नीति कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बना रहे, युवाओं की नीति कोई एक्सपर्ट का पैनल नहीं बना रहा। युवाओं की नीति का जो आधार है, युवाओं की नीति का जो फाउंडेशन है, वो खुद युवा ही है। आज से पहले मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा कि झाबुआ और अलीराजपुर में बैठे जो ट्राइबल युवा हैं वो अपनी समस्याओं को शासन के सामने रख पा रहे हैं और शासन उनको डॉक्यूमेंट करके पॉलिसी रिकमेंडेशन के रूप में स्टेट यूथ पॉलिसी के लिए भेज रहा है। बिल्कुल साक्षी जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपनी युवा नीति बन रही है जो युवा ही मिलकर बनाएंगे, तो किस तरह से आप इसे देखती हैं? क्या सुझाव हैं आपके? जी देखिए, युवा नीति की अगर बात करें
तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो 6 महीने के अंतराल में जो युवा नीति बनी है हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और युवाओं की इसमें जो भूमिका मैंने पिछले 6 माह में देखी है वो सच में बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहें तो एक तरीके से एक पहल की तरह ये चली है, और उसमें बहुत सारे ऐसे युवाओं मुझे इस अंतराल में मिले जिन्हें पता है कि हाँ, युवा नीति बन रही है और उसमें हम कहीं ना कहीं अपना सहभागिता दे सकते हैं। जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि हर लेवल पे हर एसएसजी ग्रुप के संग कोऑर्डिनेशन करते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया है, ये एकदम सही है। और बस फर्क इतना है कि जो युवा थोड़ा जागरूक है उसको इस पूरे विषय के बारे में सारी समझ है, जो युवा थोड़ा से डिस्कनेक्टेड है उसको इस पूरे विषय के बारे में थोड़ी गंभीरता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को अपने प्रदेश में या अपने राष्ट्र में जो कुछ भी चीजें हो रही होती हैं उसमें खुद रुचि पहले लानी पड़ती है। तो जैसे अगर हम बात करें युवा नीति की, तो ये जो युवा नीति है ये युवा कल का भारत है, बिल्कुल, है ना, ये हम सब जानते हैं। इसी तरीके से इस युवा नीति में हम युवाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी हमने एरियाज डाइवर्सिफाई करे हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, एनवायरनमेंट भी है, फिर उसके बाद यूथ लीडरशिप के बारे में भी डिस्कशन किया है, और साथ ही साथ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में इसमें डिस्कशन है जो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जो भी यूथ एक स्टार्टअप को लेके सोच रहा है या किसी बिजनेस एस्पेक्ट को लेकर के सोच रहा है या एक जॉब मॉड्यूल को लेकर के सोच रहा है, उसको इस पर्टिकुलर यूथ पॉलिसी में वो सारे डाइवर्सिफाइड एरिया को वो समझ सकता है। बस फर्क ये है कि यूथ को खुद आकर के आगे इस चीज को समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर युवा के पास हमारी गवर्नमेंट पहुंचे। कनेक्टिंग ब्रिजेस हैं, बस उस ब्रिज तक गवर्नमेंट खड़ी हुई है, आपको वहां तक पहुंचना है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो कनेक्टिविटी मैंने अभी समझी एनवायरनमेंट से, अगर मैं इस चीज को कोरिलेट करके समझूं, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड यूथ पॉलिसी के ऊपर हमारा डिस्कशंस होते हैं, और इसके अलावा भी जो बहुत सारे पॉइंटर्स उन पे डिस्कशंस हुए हैं। तो कुछ ऐसे यूथ थे जो लिटरली उनने ऐसे सजेस्टिव पॉइंट्स दिए जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, लेकिन कुछ यूथ के पास अभी भी वो माइंडसेट या माइंड मेकअप करने का एक रोड मैप नहीं है। तो आई रियली विश कि मे भी इस यूथ पॉलिसी के आने के बाद वहाँ पे भी इस तौर पे विकास या एक तरीके से एक नजर डलेगी बच्चों के ऊपर कि मतलब वो किस तरीके से इस चीज को समझते हैं, कैसे करते हैं, तो उनको इस चीज से जुड़ना पड़ेगा। तो आई रियली होप कि ये चीज हो। बिल्कुल, सुझाव भी आ रहे हैं। शुभम जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ पॉलिसी अब आ रही है, क्या आप सुझाव देंगे? और दूसरे युवा, क्योंकि आप भी जुड़े रहते हैं, तो उनके किस तरह से सुझाव हैं इसके लिए? धन्यवाद श्रीकांत जी। जैसा हम देख रहे हैं कि यूथ पॉलिसी में हम जो चाहते हैं कि अभी तक देखा हमने मध्य प्रदेश में ओलंपियन हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, तो खेलों के क्षेत्र में हमने बहुत विस्तार किया है, जो बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। लेकिन प्रदेश की बड़ी आबादी जो युवा आबादी है, जो खेल से नहीं जुड़ी है, लेकिन हमारा विभाग खेल और युवा कल्याण विभाग है, तो युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा हों। और आपने देखा होगा कि इस बार शायद ऐसा भी हो सकता है कि युवाओं पर केंद्रित बजट का प्रावधान भी युवा नीति के माध्यम से आने वाले समय में देखने को मिले। उस प्रकार से हम देखें कि जब खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जाते हैं, तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर अभी भी हालांकि होता है, युवा उत्सव होता है, सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी सीमाएं हैं। तो उसको बढ़ाकर हम युवाओं पर केंद्रित करने का हमें काम करना होगा। और युवा प्रकोष्ठ जो कि सभी शासकीय महाविद्यालयों में प्रारंभ हुए हैं, तो उसकी गंभीरता युवा सेल और युवा नीति के माध्यम से मॉनिटरिंग होती रहेगी। इस प्रकार से जो हमारी परंपरागत कला है और संस्कृति है, वो अपने अपने जिले में संस्कृति विभाग के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले। और जो रोजगार के अवसर है, जो हमारी परंपरागत, चाहे चंदेरी की बात करें, महेश्वरी की बात करें, तो ये जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो पुरातन पीढ़ी है, उसके माध्यम से उस कला और ज्ञान परंपरा का हम विस्तार करें। तो अलग अलग हो सकता है कि युवा नीति के माध्यम से भी प्रावधान करें कि जो विलुप्त होती हुई कलाएं हैं उस पर कुछ स्कॉलरशिप निकालें। अभी बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, उसका विस्तार करते हैं। और मुझे लगता है कि युवा नीति में जो हम इस बार विचार भी कर रहे हैं कि जो प्रवासी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं,
और जो मध्य प्रदेश में रह रहे अप्रवासी नागरिक हैं, उन पर भी मध्य प्रदेश शायद ऐसा राज्य होगा जो उनकी नीतियों पर भी, उनके बिंदुओं पर भी विचार करके कुछ अपने अच्छे सुझाव देगा। और इसी प्रकार से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, जो प्रतिभावान युवा हैं, उनको किस प्रकार से पहचान दिला सकते हैं, क्या हम उनको स्थानीय स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर जैसे नियुक्त कर सकते हैं। जैसा आपने देखा हो कि इंदौर स्वच्छता में है, तो जो वहाँ पर अच्छे युवा जो स्वच्छता में काम कर रहे हैं, उनको स्वच्छता में ब्रांड एम्बेसडर बनाए। जो कला के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, उनको कला क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाए। इस प्रकार से जिसकी जो प्रतिभा है, और युवा नीति का उद्देश्य भी यह है कि हमारे प्रदेश के नागरिक को व्यक्तित्व विकास करें, उसका व्यक्तित्व विकास करें, उसके रोजगार के अवसर सृजित करें। और स्वरोजगार के बारे में आपने देखा हो कि हमारे मध्य प्रदेश के कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए से अपना टर्नओवर छोटा शुरू किया, जो आज करोड़ों रुपए में है। हमारे प्रदेश से सिनेमा में कई युवा हैं। हमारे प्रदेश से आप जब बड़े पर्दे पर देखते हैं, सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं, तो वहां पर कई युवा दिखाई देते हैं। क्रिकेट में हम देखते हैं तो वहां पर हमें कई भारतीय क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश के महिला हो या पुरुष हो, दोनों बराबरी से दिखाई देते हैं। समावेशी विकास युवाओं का, समावेशी विकास। और एक चीज और इसमें अच्छी है श्रीकांत जी, कि अभी तक बहुत सारे संगठन जो प्रदेश में युवाओं पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका एक साथ एक मंच पर आना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र काम करता है, प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना काम करती है युवाओं के बीच में, स्काउट काम करता है, एनसीसी काम करता है, तो एनएसएस काम करता है, जन अभियान परिषद काम करता है। तो ये सब एक साथ आकर अपने प्रदेश के युवाओं को सोचे विचारे, और ये सभी संगठन मिलकर मध्य प्रदेश में युवा सलाहकार परिषद का गठन, जो भी युवा नीति का अंग है, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि सब युवा एक साथ आकर मध्य प्रदेश के नव निर्माण में सहभागी हो सकेंगे। बिल्कुल। हिमांशु जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सुझाव देंगे युवा नीति के? तो देखिए, मैं भी काफ़ी डिफरेंट कंसल्टेशंस पे रहा, एंड आई एम प्रिविलेज्ड इनफ कि जो ग्रास रूट कंसल्टेशंस हैं, जो युवाओं के कुछ समूह के साथ हो रहे हैं, इससे लेके जो स्टेट लेवल कंसल्टेशन है, जो कि हमारे लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित हो रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित हो रहे हैं, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिला। जो हमारी युवा नीति है सर, वो काफ़ी अच्छे से वेल प्लान्ड है। उसके 8 थीमेटिक एरियाज जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। मैं उन 8 थीमेटिक एरिया के बारे में आपके माध्यम से जो है वो हमारे प्रदेश के अन्य युवाओं को भी जानकारी देना चाहूंगा, और हर थीमेटिक एरिया पे आने वाले कुछ अच्छे जो सुझाव जिनसे मैं केम अक्रॉस हुआ हूँ, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। पहला जो हमारा थीमेटिक एरिया था वो शिक्षा और कौशल को लेकर था, एजुकेशन और स्किलिंग को लेकर। काफी अच्छे सुझाव इसमें निकल के आए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो IKAS है, उसको हम किस प्रकार से एनरिच कर सकें, जो हमारा ट्राइबल एजुकेशन सिस्टम है उसको हम किस प्रकार से स्ट्रेंथन कर सकें, और जो वोकेशनल एजुकेशन में जो करंट सेंचुरी के वोकेशनल जो ब्लू कॉलर जॉब्स की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को लेके, उसके लिए फाउंडेशनल स्किलिंग और उसके लिए जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो किस प्रकार से हम स्कूल और कॉलेज के बीच ट्रांजेक्ट कर सकें, ये कुछ अच्छे सुझाव थे जो एजुकेशन और स्किलिंग से लेके। जो सेकंड थीमेटिक एरिया था वो था हमारा रोजगार और उद्यमिता, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। उसको लेकर एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया कि एक हमारे यहाँ के जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, उनको बिजनेस डेवलपमेंट का पूरा एंड टू एंड प्रोसेस पता होना चाहिए, उनका माइंडसेट होना चाहिए एंटरप्रेन्योरियल। तो उसके लिए एक EMC की बात कही गई है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम, कि ये डेवलप किया जाए और उसको कोई भी इन इंस्टीट्यूशन, किसी भी सरकार शासकीय संस्था में पढ़ने वाला व्यक्ति और आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिन लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है या जो एनरोल नहीं हो पाए हैं, ऐसे बच्चे भी उस ओपन कोर्स का एक्सेस कर सके और वो बिजनेस की पूरी निटी-ग्रिटीज, चाहे वो लीगल को लेके हो, फंड रेजिंग को लेके हो, किस प्रकार से कंपनी के बाकी सारे फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हो या प्रोडक्टाइजेशन से रिलेटेड, उसको कैसे कर सके, उसके बारे में चर्चा हो रही। जो तीसरा हमारा थीमेटिक एरिया था वो था स्वास्थ्य, हेल्थ। तो हेल्थ में मेंटल हेल्थ को लेके काफी अच्छे सजेशन आ रहे हैं, जो आज के समय की बर्निंग प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ को लेके हम किस प्रकार से काम करें। चौथा हमारा था युवा नेतृत्व और सामाजिक विकास, मतलब यूथ लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसके लिए वॉलंटियरिंग क्रेडिट सिस्टम, आपको वॉलंटियरिंग के लिए किस प्रकार से एकेडमिक सपोर्ट मिले, और वॉलंटियरिंग के आपके पास कुछ ग्रेड्स मार्क हो, जिसके थ्रू वॉलंटियरिंग को जो एक आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना माना जाए, उसको लीडरशिप का एक हिस्सा माना जाए। फिर 2 हमारे जो बचे
वर्टिकल्स है उसमें जीवन के लिए खेल है, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, उसमें कम्युनिटी स्पोर्ट्स पे प्राथमिकता है, और कला और संस्कृति को लेके तो जीआई टैग्स के तर्ज पर जो हमारी लोकल हेरिटेज है, संस्कृति है, मॉन्यूमेंट है, उसके इंटीग्रेशन पे और उसके प्रिजर्वेशन पे यूथ किस प्रकार से काम कर सके। सो आई गेस इस समग्रता में यदि हम देखें तो काफी अच्छे सुझाव जो है वो अभी तक हमें प्रदेश के युवाओं से प्राप्त हुए। बिल्कुल। साक्षी जी, आपसे सवाल है, क्या आपके सुझाव हैं युवा नीति के लिए? अभी आपने देखा होगा श्रीकांत जी, जो वर्टिकल्स हिमांशु जी ने हमें बताए उसमें पर्यावरण एक अलग से वर्टिकल नहीं है जी। है ना। एंड ये हम सब जानते हैं कि कल का नागरिक कौन है, युवा। जी। और कल किससे बनता है, पर्यावरण से। अगर हमारे पास सांस के अंदर जाने वाली जो ऑक्सीजन है वो नहीं रहेगी तो क्या युवा बचेगा? नहीं बचेगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी भी ये युवा नीति में पर्यावरण को एक प्रायोरिटाइज फॉर्म में नहीं रखा गया है, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि अभी हमने हिमांशु जी को सुना, उन्होंने सारे वर्टिकल्स के बारे में हमें बताया, लेकिन उस पूरे वर्टिकल में कहीं पे भी पर्यावरण को अलग दृष्टिकोण में नहीं देखा गया है। इसको ऐसे जोड़ा जाए कि आपने भी, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने 2 वर्टिकल्स के नाम नहीं ले पाया। तो एक पर्यावरण संवहनी विकास हेतु पर्यावरण एक वर्टिकल है, और एक सामाजिक समावेश और न्याय संगतता, ये भी एक वर्टिकल। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर सुझाव दिया और रख भी लिया गया। शुभम जी। बिल्कुल। तो आपने श्रीकांत जी, जब आप भी स्कूल में होंगे तो हमने सबने मॉरल साइंस पढ़ा है और एक ईवीएस पढ़ा है, राइट? हम सब 9th क्लास तक ईवीएस पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद वो एक मॉरल साइंस की तरह एक सब्जेक्ट था कि क्लास बंक करी और चले गए या नहीं पढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या सुझाव चाहती हैं कि क्या हो यूथ पॉलिसी? मेरा सुझाव ये है कि जैसे एनवायरनमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसको थ्योरेटिकली तो बच्चों को जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या पढ़ाना उतना नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस नीति के माध्यम से ऐसी स्कॉलरशिप्स, इस तरीके से वोकेशनल कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर्यावरण के अंतर्गत अगर ज्यादा आए तो हमारे यूथ एनवायरनमेंट से अपने आप को खुद प्रैक्टिकली ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जो हमारे कमिंग फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। तो ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल। तो युवा ही इस युवा नीति को बनाएंगे और मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, हिमांशु जी और साक्षी जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्ते।